Good morning students. Welcome in business studies class. As you know, in our previous lecture we have already discussed concept of insurance, types, principles and features of insurance. Now come to the insurance contracts. Forms of insurance contracts. Insurance contracts can be broadly classified into two categories. First one is contract of indemnity and second one is contract of assurance. Contract of indemnity, this type of contract seeks to indemnify the insured against a risk which is uncertain. The risk may or may not happen. The object of this type of policy is to place the insured person as far as possible in the same financial position in which he was before the loss. This type of contract is based on the principle that the insurance contract should not be used as a source of profit. All the contracts of insurance except life insurance are contract of indemnity. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हमें क्या बताता है कि जो भी रिस्क है जिन्हें हमने किसी पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी से सिक्योर करवाया है, उनसे जो भी हमें लॉस होगा इंश्योरेंस कंपनी हमें कंपनसेट करेगी. लेकिन इसमें ये बात इम्पॉर्टेंट रहेगी कि इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करेगी. आपको जो भी लॉस हुआ है उस लॉस को इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करती है. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ क्या रहता है बेटा कि इंश्योरेंस कंपनी ऐसे रिस्क को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर जो है वो सिक्योर करने जा रही है जो अनसर्टेन नेचर के हैं. वो रिस्क क्रिएट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते. द रिस्क मे और मे नॉट हैपन. हो सकता है आपकी कार चोरी हो जाए, हो सकता है ना हो सकता है फायर से कोई नुकसान हो जाए, हो सकता है थेफ्ट से कोई नुकसान हो जाए और हो सकता है कि ये नुकसान ना हो. तो ये जो रिस्क हैं ये कौन से नेचर के हैं? अनसर्टेन नेचर के हैं. तो जितना आपको इन अनसर्टेन नेचर के रिस्क से लॉस होगा उस लॉस को कंपनसेट करेगी इंश्योरेंस कंपनी. कौन से कॉन्ट्रैक्ट के अंडर? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर. ठीक है. अब लाइफ इंश्योरेंस पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता. क्यों? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस जो है वो इम्प्लीमेंट होता है. नेक्स्ट हम उसे ही डिस्कस करेंगे. अभी जनरल इंश्योरेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वो इम्प्लीमेंट होता है. कम टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस. एश्योरेंस वर्ड रिलेट टू द लाइफ इंश्योरेंस. This type of contract assures payment of stipulated amount to the insured either on a fixed future date or on the happening of the event, whichever is earlier. Payment is guaranteed in this type of insurance contract. Life insurance is a contract of assurance and not a contract of indemnity. अभी मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया ये पॉइंट कि लाइफ इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस है, इंडेमनिटी नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस के केस में प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों एलिमेंट रहते हैं. अगर आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हो तो अगर आपकी डेथ हो जाती है या जिस टाइम पीरियड के लिए आपने इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाता है, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को 100% गारंटीड पेमेंट रिटर्न करनी ही पड़ेगी. एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे. आपको 10 ईयर की आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है. अब आपकी डेथ 3 इयर्स के बाद हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 100% क्लेम वापस करेगी. अगर आपकी डेथ नहीं होती है, 10 इयर्स तक आप लाइव रहते हो और आपकी पॉलिसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है, वो मैच्योर हो जाती है, तो आपको 10 इयर्स के बाद आपका का सारा जो सम एश्योर्ड का अमाउंट था वो रिटर्न मिल जाएगा. तो इंश्योरेंस के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस है
सिर्फ वही जो है किसके अंडर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस के अंडर आएगा, और जो जितने भी जनरल इंश्योरेंसेस हैं वो सभी किसके अंडर आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर आएंगे। नाउ कम टू द डबल इंश्योरेंस। When the same property is insured with two or more insurer against the same risk, it is called double insurance. But the insured cannot recover more than the amount of his actual loss because an insurance contract is a contract of indemnity. Double insurance में एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का 2, 3, 4 कितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज से, 2 और मोर देन इंश्योरेंस कंपनीज, कितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा सकता है, लेकिन अगर उसका एक्चुअल लॉस जितना भी हो रहा है वो लॉस कंट्रीब्यूशन में सभी इंश्योरेंस कंपनीज उसे कंट्रीब्यूट करते हुए कंपनसेट करेंगी, उसे प्रॉफिट नहीं होगा, उसे प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, उसका लॉस ही सिर्फ कंपनसेट किया जाएगा और उस लॉस को सभी इंश्योरेंस कंपनी कंट्रीब्यूट करेंगी प्रॉपर रेशो में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, वो उसे सारा का सारा क्लेम पे करेंगी। कम टू द एग्जाम्पल ऑफ डबल इंश्योरेंस। मिस्टर ए इंश्योर्स हिज हाउस फॉर ₹50,000 विद एक्स कंपनी and ₹25,000 with Y कंपनी। अब मिस्टर ए ने एक्स कंपनी और Y कंपनी दोनों से अपने हाउस के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज की हैं। द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 50,000, डजंट मैटर। ए सफर्स ए लॉस ऑफ ₹25,000 ड्यू टू फायर। मिस्टर ए जो हैं उनके हाउस को फायर से जो लॉस होता है वो होता है 25,000 का। द टोटल अमाउंट विच ही कैन रिकवर फ्रॉम बोथ द इंश्योरेंस कंपनीज कैन नॉट एक्सीड द 25,000। अब दोनों इंश्योरेंस कंपनी, एक्स लिमिटेड कंपनी भी और वाई लिमिटेड कंपनी जो है वो क्या करेंगी, मिस्टर ए को लॉस का कंपनसेशन देंगी, लेकिन किस अमाउंट तक देंगी, 25,000 जो उनका एक्चुअल लॉस है वहां तक उसे कंपनसेट करेंगी। वो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन को फॉलो करते हुए डबल इंश्योरेंस की फॉर्म में मिस्टर ए को पेमेंट करेंगी, लेकिन वो पेमेंट 25,000 रुपीज से मोर देन नहीं हो सकती। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आ रही है यहाँ पर, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज not a contract of indemnity and therefore the above mentioned rule of double insurance not applicable to life insurance. Very important 1 mark question is there कि जो डबल इंश्योरेंस है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता किसके ऊपर, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। ए पर्सन कैन टेक एनी नंबर ऑफ पॉलिसीज ऑन हिज लाइफ एंड कैन रिकवर द फुल अमाउंट अंडर एवरी पॉलिसी। आपने 5 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 10 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 3 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, कितनी भी इंश्योरेंस कंपनी से आपने अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज की है, सभी को आप सेपरेटली पेमेंट यानी कि प्रीमियम एनुअली, मंथली, क्वार्टरली प्रोवाइड कर रहे हो, पे कर रहे हो आप प्रीमियम, और जब आपकी पॉलिसी का मैच्योरिटी पीरियड आता है या आपकी डेथ हो जाती है तो सभी इंश्योरेंस कंपनीज आपको 100% सम एश्योर्ड का पेमेंट करेंगी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों एलिमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। प्रोटेक्शन मीन्स कि अगर आपकी लाइफ को कोई नुकसान हो जाता है तो आपकी फैमिली मेंबर्स को, आपके नॉमिनीज को सम एश्योर्ड का पूरा अमाउंट मिलेगा, और अगर आप लाइव रहते हो तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड ओवर होने के बाद आपने जितने भी अमाउंट की पॉलिसी परचेज की थी उस पॉलिसी का सारा अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट फैक्टर। नाउ कम टू द री इंश्योरेंस। व्हाट इज री इंश्योरेंस? It refers to that insurance in which an insurance company gets its risk insured from another insurance company. Very important कि एक इंश्योरेंस कंपनी
किसी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कर लेती है और उसकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करने के बाद उस इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि हमने बहुत बड़ी लायबिलिटी अपने ऊपर ले ली है, हो सकता है हम इस लायबिलिटी को रीपे ना कर पाए, तो क्यों ना हम अपनी लायबिलिटी को थोड़ा कम कर लें और इस अमाउंट का दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस करवा लें। In this insurance contract, both the insured as well as the insurer are insurance companies. When an insurance company finds that its risk has exceeded a certain limit, it transfers a part of risk to some other insurance company by taking reinsurance of certain items. Now come to the example of reinsurance. Suppose Mr. Parth insured his property with National Insurance Company for ₹10 lakh. अब एक पर्सन ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से अपनी बिल्डिंग का, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवा लिया है 10 लाख रुपीस का। अब नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि अगर मिस्टर पार्थ की प्रॉपर्टी को कोई भी लॉस हो जाता है तो हमें 10 लाख उन्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो 10 लाख रुपीस पे करने में कैपेबल नहीं है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के पास 10 लाख रुपीस नहीं है, वो इतनी लायबिलिटी बियर करने के लिए अपने आप को कैपेबल नहीं मान रही है, ठीक है। तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मिस्टर पार्थ की प्रॉपर्टी का न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस करवा देती है। किस लिए, ताकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का जो रिस्क है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है उसकी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाए, कि अगर मिस्टर पार्थ की प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो जाता है तो 10 लाख रुपीस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मिस्टर पार्थ को दे देगी, लेकिन 10 लाख में से 5 लाख रुपीस नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को कहां से मिल जाएंगे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएंगे। री इंश्योरेंस के केस में एक इंश्योरेंस कंपनी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से जो है इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करती है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम कौन पे करेगा, पॉलिसी किसने परचेज की है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने परचेज की है। तो ऑटोमेटिक मिस्टर पार्थ यहाँ पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को कोई प्रीमियम पे नहीं करेंगे, प्रीमियम पे करेगी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। किसको, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को। और मिस्टर पार्थ किसे प्रीमियम पे करेंगे, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि मिस्टर पार्थ ने पॉलिसी किससे परचेज की है, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से। क्लेम भी किससे मिलेगा उन्हें, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए न्यू इंडिया कंपनी से हेल्प ली है, ठीक है। इट इज कॉल्ड री इंश्योरेंस। नाउ कम टू द टू अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन इज इंश्योरेंस एंड अदर इज एश्योरेंस। इंश्योरेंस पूरा हमने चैप्टर बेटा रीड किया इंश्योरेंस के ऊपर, बार बार ये टर्म यूज होती रही, लेकिन जो एश्योरेंस वर्ड था वो आज की वीडियो में ही बहुत बार यूज हो रहा है। तो हम दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अच्छे से क्लियर करेंगे। एश्योरेंस, इट इज रिलेटेड टू लाइफ इंश्योरेंस। द कंपनसेशन इज पेड वेदर द इवेंट हैपन्स और नॉट। इट इज यूज्ड व्हेन द रिस्क इज ऑफ सर्टेन नेचर। अंडरलाइन करेंगे आप, सर्टेन नेचर। अगर सर्टेन नेचर टाइप का कोई भी इवेंट है, ठीक है, तो वहां कौन सा वर्ड यूज करेंगे आप, एश्योरेंस। इट इज बाउंड टू हैपन। द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे वेदर द इंश्योर्ड सफर ए लॉस और नॉट, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस के केस में क्या होता है कि चाहे आपकी लाइफ को कोई लॉस हो या ना हो, इंश्योरेंस कंपनी को टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपके सम एश्योर्ड की पेमेंट करनी ही पड़ती है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वॉल्व्स प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट फैक्टर। सो in life insurance policies we use the word assurance. Now come to the insurance. It is related to the general insurance like fire and marine insurance. The compensation is paid only on happening of event. अगर कोई लॉस होगा तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस वर्ड जो है वो रिलेट है सिर्फ प्रोटेक्शन फैक्टर के साथ, कि अगर आपको कोई डैमेज हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है,
तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी. इट इज यूज व्हेन द रिस्क इज ऑफ अनसर्टेन नेचर. इट मे और मे नॉट हैपन. हो भी सकता है रिस्क और नहीं भी हो सकता. अगर रिस्क होगा, अगर आपको कोई लॉस होगा तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा. सो वी कैन से दैट इंश्योरेंस इज रिलेटेड टू जनरल इंश्योरेंस and assurance is related to life insurance. Why insurance is needed? There are many reasons. First one is providing protection. देखो सेफ्टी जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं. अब सभी अपनी प्रॉपर्टी का भी प्रोटेक्शन चाहते हैं, अपनी लाइफ का भी प्रोटेक्शन चाहते हैं. आप अपनी प्रॉपर्टी का अगर प्रोटेक्शन चाहते हो तो आप क्या परचेज करोगे? जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज करोगे, थेफ्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस. अगर आपको अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन करनी है तो आप कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज करोगे? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज करोगे. नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट एलिमेंट. इन्वेस्टमेंट एलिमेंट ओनली इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. जनरल इंश्योरेंस के केस में इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं होता. इन जनरल इंश्योरेंस ओनली एंड ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट इज देयर. सिर्फ प्रोटेक्शन होती है वहां पर कि अगर कोई लॉस होता है तो ही आपको कंपनसेशन मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता. लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के केस में अगर इवेंट हो जाता है, यानी कि आपकी डेथ हो जाती है तो कंपनसेशन मिलेगा, और अगर डेथ नहीं होती है तो टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद, मैच्योर होने के बाद पॉलिसी से आपको 100% अमाउंट विद इंटरेस्ट क्या कर दिया जाता है? रिटर्न कर दिया जाता है. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क. हम प्रीमियम पे करते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और अपना रिस्क किसे ट्रांसफर कर देते हैं? इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देते हैं. इंश्योरेंस कंपनी हमारे रिस्क को खत्म तो नहीं कर सकती, लेकिन वो उसे मिनिमाइज कर सकती है. मिनिमाइज किस फॉर्म में कर सकती है कि अगर हमें कोई लॉस हो जाता है तो हमारे लॉस को क्या कर दिया जाएगा? कंपनसेट कर दिया जाएगा. नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. हमारी इंश्योरेंस कंपनीज के पास जो प्रीमियम, जो पर्सन है जो प्रीमियम पे करते हैं, उस प्रीमियम की फॉर्म में लार्ज अमाउंट कलेक्ट हो जाता है, और वो सारा लार्ज अमाउंट कहाँ यूज होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में यूज होता है. उस अमाउंट को इंडस्ट्रीज को, फार्मर्स को लोन की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, और वो मनी सर्कुलेशन में आ जाती है, जिससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. एनकरेजमेंट टू सेविंग्स. जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं वो प्रीमियम की फॉर्म में जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज परचेज कर रहे हैं और वहाँ पर स्मॉल प्रीमियम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, जिससे हमारी सेविंग्स को क्या मिलता है? एनकरेजमेंट मिलता है कि हम छोटी छोटी अमाउंट प्रीमियम की फॉर्म में डिपॉजिट करवा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, और टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो सारा अमाउंट हमें विद इंटरेस्ट रिटर्न मिल जाएगा. नेक्स्ट वन इज लोन फैसिलिटी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम MCQ क्वेश्चंस और 1 मार्क क्वेश्चंस, कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सिक्योरिटी की फॉर्म में बैंक्स में रखने के बाद आपको लोन भी मिल सकता है. आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आप बैंक में सिक्योरिटी की फॉर्म में रख सकते हो, और बैंक उस सिक्योरिटी के बिहाफ पर आपको लोन भी प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट वन इज मोर एम्प्लॉयमेंट. जैसा कि इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों सेक्टर्स में काम कर रही हैं, तो नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस कंपनीज एम्प्लॉयमेंट भी हमारी सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही हैं. लास्ट वन इज रिबेट इन इनकम टैक्स. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जितना प्रीमियम आप पे करते हो, उस प्रीमियम के अमाउंट पर आपको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाता है, डिडक्शन मिल जाता है. आपके लिए वो टैक्स सेविंग पॉलिसीज भी यूज होती हैं. दैट्स ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.